नमस्कार बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा है? साना साना हाथ जोड़ी। 2 चैप्टर हम आपको क्वेश्चन आंसर सहित कंप्लीट करा चुके हैं और आज जो 3rd चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, इसकी जो लेखिका हैं वो कौन है? मधु काकरिया जी। कौन है? मधु काकरिया जी। बच्चों, आपको जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि चैप्टर पढ़ाने से पहले हम आपको लेखक या लेखिका परिचय पढ़ाते हैं और वो आपको याद भी करना होता है। तो बच्चों, लेखक या लेखिका परिचय जो भी है वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना ही है। सारे चैप्टर के जो लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, वो आपको अपने नोटबुक में करना है। मैं इसमें आपको बता देती हूँ, वैसे आपके बुक के पीछे है इनका परिचय। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मधु काकरिया जी का परिचय। मधु काकरिया जी का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। और कौन से सन में हुआ था? 1957 में, 1957 में। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? पत्ताखोर, ये एक उपन्यास है। सलाम आखिरी, गगन, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इशू, कहानी संग्रह है। ये कौन कौन सी रचनाएं उनकी? पत्ताखोर, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इशू, ये क्या है? कहानी संग्रह हैं, जो उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। और उन्होंने क्या क्या लिखा है? इन सब के अलावा यात्रा वृतांत भी लिखा है। मधु काकरिया जी की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के क्या रहे हैं? विषय रहे हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह जो लेखिका परिचय है वो आ गया ना आपको समझ में? चलो, अब हम आपको एक बार इसका सार भी बता देते हैं, चैप्टर का सार, कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है और किस चीज़ के बारे में बताया है। ठीक है। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में बताया। मतलब यानी कि जो उन्होंने देखा रास्ते में, जब वो कहीं घूमने गई तो उसके बारे में बताया इन्होंने कि साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या है? पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उससे आगे हिमालय की इसमें यात्रा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है कि वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी मेहनत, अभाव और गरीबी की जो रेखा है उसको किस प्रकार से वो ऊपर उठते हैं, उसके बारे में बताया गया है। यात्राओं में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ वहाँ की भाषा के बारे में भी बताया गया है कि वो इतना ही नहीं, उन्होंने क्या है? घुमक्कड़ी हमें अपने स्वयं की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। उन्होंने वहाँ की भाषा, संस्कृति का जो आदान प्रदान होता है उसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। तो अब आप ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लें, पर्सनली भी पूछ सकते हैं और क्लास में भी जब हम स्कूल में मिलेंगे तब। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बन रहे थे। कैसे? जैसे झालर तो आप जानते हो ना, जैसे आप दीपावली पर कुछ लाइट्सें लगाती हैं तो क्या होती हैं? झल्लरी होती हैं। वो ऐसे लग रहे थे वहाँ के क्या? सितारे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। कहाँ की बात है ये? गंगटोक की। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात
मुझमें सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उचास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, मतलब धीरे धीरे हाथों को जोड़ा। गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तुमरो कौशली, ये वहाँ की भाषा है। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इसका मतलब क्या है कि मैं छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन कैसा हो, अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। किससे सीखे थे उन्होंने? एक नेपाली महिला से। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? कंचनजंगा। अगर आपका प्रश्न आ जाए MCQ क्वेश्चन में कि बालकनी से क्या दिखाई देती है, तो आप लिखेंगे कंचनजंगा। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। अब देखिए, आपका ये एक जीके का क्वेश्चन भी है कि हिमालय की तीसरी सबसे छोटी चोटी का नाम क्या है, तो आप लिखेंगे कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। किसके बाग में आ गई थी? फूलों के बाग में। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। अब फिर प्रश्न आता है आपका कि गैंगटॉक से कितनी किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो आप क्या लिखेंगे? 149 किलोमीटर की दूरी पर। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है आपका कि गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या था, आप यहाँ लिख सकते हैं युमथांग। तो 2 क्वेश्चन बन गए आपके। युमथांग यानी कि घाटियाँ। फिर प्रश्न बनता है आपका कि युमथांग का मतलब क्या होता है, कि उसका अर्थ क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितने नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। कितनी पताकाएँ फहराते हैं? 108। और किस कलर की? श्वेत, यानी कि सफ़ेद। नहीं, इसे उतारा नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे कैसी होती हैं? रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। उसकी जीप में क्या लगा हुआ था? दलाई लामा की तस्वीर। किसमें? जीप में। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। क्या नाम था? कवि लॉन्ग स्टॉक।
यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी? गाइड फिल्म की। तिब्बत के चीस्खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंचतेक के साथ साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। कौन सा? देखिए, लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या है? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। क्या है ये? प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे बादल हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे, यानी कि धीरे धीरे हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, यानी कि परिवर्तन हो जा रहा था। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उस भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए निकल रहे हों। और बच्चे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये गाना भी है ना, आपने सुना है ना, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, है ना। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी, यानी कि सर निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, यानी कि जल के पानी के झरनों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। कौन सी नदी थी वहाँ पर? तिस्ता नदी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। देखिए, प्रश्न बनता है यहाँ पर कि वह कौन सी खूबसूरत नदी थी, तो कौन सी बताओगे आप? तिस्ता नदी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया की पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप पर एक जगह रुकी। खूब ऊंचाइयों से
पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता हुआ झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। इस झरने का क्या नाम था? सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ साथ ही आत्मा का संगीत भी सुनने लगी थी। देखो बच्चों, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारा मन कैसा करता है ना, बहुत अच्छा लगता है, और वो भी हिमालय की वादियों में। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर जैसी किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल मैं। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सियानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर क्या हुई थी? तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पर क्या नहीं थे? पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिक ग्रीन। क्या लिखा था? थिक ग्रीन। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम यानी कि मंदी मंदी धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते प्रियतु और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रभाव में बहते हुए चरवेती यानी कि चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रभाव में तिनकेसा बहता हमारा वजूद। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। इतना आप पहले पढ़ेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके।